हेलो एवरीवन। देखिएगा, अपन ने लास्ट लेक्चर में केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट किया था, जिसमें अपन ने बेसिकली जो है वो केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ द रिएक्शंस की बात की थी, डिफरेंट रेट्स में रिलेशन की बात की थी, और उससे रिलेटेड अपन ने 9-10 क्वेश्चन भी किए थे। ठीक है, मेरा हर लेक्चर में यही पर्पज रहेगा कि आपको लगभग 10 क्वेश्चन करवा दिया जाए उसी टॉपिक से रिलेटेड, जिससे अपना टॉपिक भी पूरा का पूरा क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में आगे बात करें तो आज अपन आगे स्टार्ट करते हैं रेट लॉ, दर नियम क्या होता है। रेट लॉ, दर नियम। ठीक है, चलो आइए समझिएगा दर नियम क्या होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम में तुम लोगों को एक पढ़ाया था लॉ ऑफ मास एक्शन, तो उस समय बोला था रेट जो होती है वो रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है, या रिएक्टेंट के एक्टिव मास के ऊपर डिपेंड करती है। और वहां पे मैंने लगा दिया था स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या रख रहा था? स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। यहां पे ऐसा नहीं होगा। देखिएगा, इस नियम के अनुसार किसी अभिक्रिया की दर क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है। क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है। जैसे अगर मैंने एक रिएक्शन लिखी M1A प्लस M2B कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में, ये लो, तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट जो आएगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी A रेज टू द पावर अल्फा B रेज टू द पावर बीटा R इज इक्वल टू K A रेज टू द पावर अल्फा B रेज टू द पावर बीटा। ये बेसिकली रेट लॉ है। ये बेसिकली क्या है? रेट लॉ है। ये रहेगा बेसिकली रेट लॉ। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। ये बेसिकली क्या है? अपना रेट लॉ है। ठीक है, चलो अब इसमें देखो क्या क्या टर्मिनोलॉजी आई। ये तो ठीक है, कंसंट्रेशन हो गया, सांद्रता हो गई। अल्फा क्या है? अल्फा ए की कोटि है। एक नया वर्ड आ गया, ऑर्डर ऑफ ए। बीटा क्या है? बी की कोटि है, ऑर्डर ऑफ बी। अच्छा, अभिक्रिया की कुल कोटि क्या हो जाएगी? अभिक्रिया की कुल कोटि क्या हो जाएगी? तो मैं बोलूंगा अल्फा प्लस बीटा हो जाएगी। ए की कोटि अल्फा है, बी की कोटि बीटा है, तो अभिक्रिया की कुल कोटि क्या हो जाएगी? अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, के क्या है? रेट कांस्टेंट है, दर स्थिरांक है। अच्छा, इसका यूज क्या करना है? यूज अभी करना सिखाएंगे, इसके ऊपर न्यूमेरिकल वगैरह इसका यूज करना सिखाऊंगा। ये तो समझ में आ गया ना। बेसिकली दर नियम होता है क्या कि इस नियम के अनुसार किसी अभिक्रिया की दर क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है। अच्छा, ये अल्फा जो है क्या M1 के बराबर होगा क्या? कोई जरूरी नहीं है। बीटा M2 के बराबर होगा क्या? कोई जरूरी नहीं है। ओवरऑल बात बोलूं तो दर नियम जो होता है, दर नियम प्रायोगिक होता है, एक्सपेरिमेंटल होता है, थियोरेटिकल नहीं होता है। कोई एक्सपेरिमेंट देगा तो ही अपन लिख पाएंगे, अदरवाइज नहीं लिख पाएंगे। अगर कोई एक्सपेरिमेंट दिया जाएगा तो ही लिख पाओगे, अदरवाइज नहीं लिख पाओगे। इस बात का ध्यान रखना। अगर कोई एक्सपेरिमेंट गिवन हो तो ही उसका रेट लो लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं लिख पाओगे। ठीक है, बात इतनी बात समझ में आई कि दर नियम प्रायोगिक होता है, दर नियम होता है क्या है, बात क्लियर। अब अपन इसमें जो टर्मिनोलॉजी, नई टर्मिनोलॉजी आ गई क्या, अभिक्रिया की दर, उसके बारे में अपन बात कर चुके। एक आया कोटि ऑर्डर और एक आया दर स्थिरांक। इनके बारे में बात करते हैं। चलो, क्या होता है दर स्थिरांक, इसके ऊपर बात करते हैं। रेट कांस्टेंट या फिर दर स्थिरांक,
रेट कांस्टेंट या फिर दर स्थिरांक क्या होता है वो समझिएगा। सुने, अगर मैं एक ये रिएक्शन लिखी M1A प्लस M2B कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में, तो इसका रेट लॉ लिखा R इज इक्वल टू के A रेस टू द पावर अल्फा B रेस टू द पावर बीटा। इफ A और B की सांद्रता बराबर हो जाए और 1 हो जाए, तो 1 की पावर तो कितनी भी लगाओ 1 ही आंसर आएगा ना। तो R बराबर खुद क्या हो जाएगा के, R बराबर क्या हो जाएगा के हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, इसकी डेफिनेशन सुने बात को, इसकी डेफिनेशन ये होगी कि जब सभी क्रियाकारकों की सांद्रता, जब सभी क्रियाकारकों की सांद्रता 1 हो, इकाई हो, इकाई हो, जब सभी क्रियाकारकों की सांद्रता इकाई हो तो अभिक्रिया की दर को, अभिक्रिया की दर को, अभिक्रिया की दर को दर स्थिरांक कहते हैं। अभिक्रिया की दर को दर स्थिरांक कहते हैं। जब सभी क्रियाकारकों की सांद्रता क्या होगी इकाई होगी तो अभिक्रिया की दर को क्या बोलेंगे दर स्थिरांक कहते हैं। ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन हो गई। जब सभी क्रियाकारकों की सांद्रता इकाई हो तो अभिक्रिया की दर को दर स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, दर स्थिरांक निम्न पर निर्भर करता है। दर स्थिरांक का मान निम्न पर निर्भर करता है। इसकी वैल्यू किस किस के ऊपर डिपेंड करेगी? देखो, पहला फैक्टर टेम्परेचर, तापमान। सेकंड नंबर फैक्टर बोलूं तो एक्टिवेशन एनर्जी, मींस कैटलिस्ट बोल दो, कैटलिस्ट बोल दो, उत्प्रेरक बोल दो। और थर्ड जो है वो नेचर ऑफ द रिएक्टेंट या नेचर ऑफ द रिएक्शन, अभिक्रिया की प्रकृति। इन तीन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर, कैटलिस्ट एंड नेचर ऑफ द रिएक्शन। तो दर स्थिरांक इन तीन के अलावा कभी भी चौथा फैक्टर, कोई भी चौथा फैक्टर दे दे तो ध्यान रखना उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। इसके अलावा कोई भी चौथा फैक्टर अगर आपको दे दिया जाए तो रेट ऑफ द रिएक्शन उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। बात समझ में आ गई? तो दर स्थिरांक केवल तीन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर, कैटलिस्ट एंड नेचर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी यूनिट क्या होगी। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, किसकी बात करें? यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, देखना समझे बात को कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट कैसे लेके आओगे। मैंने कहा एक सिंपल सी रिएक्शन लिखते हैं अपन, तो एम ए कन्वर्ट हो रहा है पी में, प्रोडक्ट में, तो इसका रेट लॉ क्या होना चाहिए? आर इज इक्वल टू के ए रेस टू द पावर अल्फा। ठीक है, केस फर्स्ट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, केस फर्स्ट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात करोगे तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? जीरो। अल्फा की वैल्यू जीरो होगी तो किसी की भी पावर जीरो लगाते ही आता है 1, तो आर बराबर क्या होगा? के नोट। के नोट का मतलब जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट, तो के नोट की यूनिट वही होगी जो रेट की यूनिट होनी चाहिए, तो फिर तो मोल पर लीटर पर सेकंड आएगा। बोलो, मोल पर लीटर पर सेकंड आएगा। कोई डाउट है क्या? के सेकंड, के सेकंड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर अपन बात करें, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर अपन बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए अल्फा कितना होता है? 1 होता है। अगर अल्फा 1 हुआ तो R इज इक्वल टू K1 इंटू ए आएगा। अच्छा, K1 आएगा मोल पर लीटर, रेट की यूनिट तो ये होती है, और कंसंट्रेशन की यूनिट हो गई मोल पर लीटर। मोल पर लीटर से मोल पर लीटर गया तो K1 इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स, ये लो K सेकेंड आ गया। केस थर्ड, सेकेंड ऑर्डर के लिए पूछ ले, फॉर सेकेंड ऑर्डर द्वितीय कोटि अभिक्रिया,
सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो अल्फा बराबर होगा 2, तो आर बराबर K2 इंटू ए का स्क्वायर, तो K2 इज इक्वल टू आ जाएगा मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। केस 4, एक जनरलाइज केस की बात करते हैं। फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, मतलब जनरल, तो Kn बराबर देखो क्या आएगा, n रख दो और इसे सॉल्व करोगे तो यही बनेगा। देखो मोल की पावर 1 माइनस n, लीटर की पावर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। ये देखो Kn की यूनिट, देखो आराम से। अगर जैसे मैं जीरो ऑर्डर की बात करूंगा तो ऑर्डर जीरो है तो n की वैल्यू जीरो रख देना, तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स बन जाएगा। सेकेंड ऑर्डर की होगी तो n की वैल्यू 2 रखते ही मोल इनवर्स हो जाएगा, लीटर की पावर 2 माइनस 1 लीटर हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो ये दर स्थिरांक से रिलेटेड पूरी बात थी। ये किससे रिलेटेड बात थी? दर स्थिरांक से रिलेटेड कंप्लीट बात थी। क्या कि दर स्थिरांक क्या होता है, ठीक है। तो दर स्थिरांक से रिलेटेड अपन ने बात कर ली पूरी की पूरी, कि जब सभी क्रियाकारकों की सांद्रता इकाई हो तो अभिक्रिया की दर को दर स्थिरांक कहते हैं, और दर स्थिरांक किस किस चीजों के ऊपर डिपेंड करता है उन सब के बारे में बात हो गई, और यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट आ गया। चलो आगे बोलो, ठीक है। चलिए साहब आगे बात करते हैं। चले नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। आराम से समझो, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, किसी अभिक्रिया की कोटि एवं अणुसंख्यकता, किसी अभिक्रिया की कोटि एंड अणुसंख्यकता। अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं किया, मैंने कहा ना अपन एक लेक्चर कंप्लीट करने के बाद ऑलमोस्ट जो है वो अपना 10 क्वेश्चन करेंगे, जिससे अपन को पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो समझ में आ जाए अच्छे से। चलो बात करते हैं किसी अभिक्रिया की कोटि एवं अणुसंख्यकता। दो चीजें हो गई, एक तो हो जाएगा ऑर्डर और एक हो जाएगा मॉलिक्यूलरिटी। इधर ऑर्डर और इधर बात करते हैं मॉलिक्यूलरिटी। क्या होता है ऑर्डर, समझे बात को। क्या होता है ऑर्डर? पहला पॉइंट बात करूं, क्या होती है डेफिनेशन। दो मैंने अभी एक रेट लॉ लिखा था, तो रेट लॉ लिखा था तो R इज इक्वल टू क्या था, समझना आराम से, के ए रेस टू दी पावर अल्फा बी रेस टू दी पावर बीटा। मैंने ऑर्डर क्या बोला था, अल्फा प्लस बीटा, यही बोला था ना ऑर्डर। तो इसको ऐसे बोल सकता हूं क्या लैंग्वेज के अंदर, कि दर समीकरण में या दर नियम में क्रियाकारक ए और बी क्रियाकारक थे, क्रियाकारक की सांद्रता के घात के योग को दर नियम में क्रियाकारक की सांद्रता के घात के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, ठीक है। दर नियम में क्रियाकारक की सांद्रता के घात के योग को अभिक्रिया की क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। इसकी एक डेफिनेशन और हो सकती है जो आप ऑर्गेनिक के अंदर पढ़ते हो। भाई ये तो अभी मैंने समझाया अल्फा प्लस बीटा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है, तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो
ऑर्डर हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन मैंने ऐसे लिखी, दर नियम में क्रियाकारक की सांद्रता के घात के योग को अभिक्रिया की क्या कहते हैं अपन, कोटि कहते हैं। अच्छा इधर देखें, इसमें अगर बात, इसकी पहले एक डेफिनेशन की और अगर अपन बात करें तो ऐसा बोल सकता हूं, किसी अभिक्रिया के स्लो स्टेप में या धीमे पद में, किसी अभिक्रिया के धीमे पद या स्लो स्टेप में, स्लो स्टेप में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ठीक है, क्रियाकारक अणुओं की संख्या को अपन क्या बोलेंगे, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो मैंने बोला स्लो स्टेप में जितने, ऑर्गेनिक में आप यही बोलते हो कि स्लो स्टेप में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, रिएक्शन का ऑर्डर बोलते हैं। SN1 SN2 ऐसे ही तो नाम आया। अभी एक अच्छा धीमा पद लिखना है, इसका मतलब आपको स्टेप लिखना है तो मैकेनिज्म मालूम होना चाहिए। कल अपन ने बोला था कि या तो रिएक्शन एलिमेंट्री होगी या कॉम्प्लेक्स होगी, तो वो कैसे मालूम चलेगा, वो उसका मैकेनिज्म दे रखा होगा तभी मालूम चल पाएगा। ठीक है, इधर बात करते हैं अपन मॉलिक्यूलरिटी की। तो मॉलिक्यूलरिटी का सिंपल सा ये हो जाएगा, किसी अभिक्रिया में, किसी संतुलित अभिक्रिया में, किसी संतुलित मींस बैलेंस रिएक्शन होनी चाहिए, किसी संतुलित अभिक्रिया में क्रियाकारक अणुओं की कुल संख्या को, क्रियाकारक अणुओं की कुल संख्या को अणुसंख्यकता कहते हैं। कुल संख्या को अणुसंख्यकता कहते हैं। ठीक है, क्रियाकारक अणुओं की जो कुल संख्या होती है उसी अपन क्या बोलते हैं, अणुसंख्यकता बोलते हैं। चलो सेकेंड नंबर पॉइंट पे बात करते हैं। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी से रिलेटेड। चले आगे बात करें सेकेंड नंबर पॉइंट पे। सुनना बात को, ऑर्डर जो है ना तभी कैलकुलेट कर पाओगे जब कोई एक्सपेरिमेंट दे रखा होगा, रेट लॉ दे रखा होगा। अगर एक्सपेरिमेंट दे रखा है, रेट लॉ दे रखा है, इसका मतलब कैसा होता है, प्रायोगिक है, प्रायोगिक अवधारणा है। कैसी अवधारणा है, प्रायोगिक अवधारणा है। ठीक है भैया। अच्छा, ये कोई संतुलित अभिक्रिया देखो और उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स है रिएक्टेंट के उन सबको जोड़ दो, तो इसका मतलब ये तो देखना क्या है, संतुलित ही तो करनी है अपन को। अभिक्रिया दे रखी है, संतुलित करके और कैलकुलेट कर लो, इसका मतलब कैसा है, सैद्धांतिक अवधारणा है। ये लो, अच्छा थर्ड नंबर कंसेप्ट पे बात करते हैं। ऑर्डर का मान, ऑर्डर का मान क्या क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, भिन्नात्मक फ्रैक्शनल हो सकता है, ठीक है, इंटीजर हो सकता है, ये हो सकता है सारे। ऑर्डर का मान शून्य हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। ऑर्डर का जो मान है वो शून्य हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, भिन्नात्मक हो सकता है, इंटीजर हो सकता है। ये सारी वैल्यू इसके लिए पॉसिबल है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, ओवरऑल ऑर्डर आज तक ऐसा नेगेटिव ऑब्जर्वेशन में नहीं है। तो अगर आपसे पूछे कि अभिक्रिया की कुल कोटि नेगेटिव हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। इस बात का ध्यान रखना है ना, अगर थ्योरेटिकल कंसेप्ट में पूछ लिया जाए तो। चलो अपन इसके लिए बात करते हैं, इसके लिए बात करते हैं मॉलिक्यूलरिटी का मान, अणुसंख्यकता सदैव, अणुसंख्यकता सदैव धनात्मक पूर्णांक होती है। धनात्मक पूर्णांक होती है मतलब 1 2 3 ऐसे वैल्यू होगी मॉलिक्यूलरिटी। क्योंकि एक बात बताओ, संतुलित अभिक्रिया है तो बैलेंस रिएक्शन तो तब मानी जाएगी जब 1/2 3/4 ऐसे नहीं आए।
ठीक है, 1 + 1 मिलाओगे तो 2 हो जाएगा, 2 + 1 मिलाओगे तो 3 हो जाएगा, तो ये तो हमेशा सदैव धनात्मक पूर्णांक की होनी चाहिए। 4th नंबर बात करते हैं, 4th नंबर बात करते हैं, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में और क्या डिफरेंस हो सकता है, सुनना। प्रायोगिक हो गया, ये हो गया। ऑर्डर एलिमेंट्री और एंड कॉम्प्लेक्स दोनों अभिक्रियाओं के लिए ज्ञात की जा सकती है। ऑर्डर जो है वो एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स दोनों अभिक्रियाओं के लिए ज्ञात की जा सकती है। और अगर बात करूं मॉलिक्यूलरिटी, तो मॉलिक्यूलरिटी केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही परिभाषित है। कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है तो ही मॉलिक्यूलरिटी लिखनी है, अदरवाइज नहीं लिखनी है अपन को, तो ठीक है, ओनली फॉर एलिमेंट्री जो एक स्टेप में होता है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कभी पूछ ले तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होगी, तो हर स्टेप के लिए अलग अलग मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन होगी, फिर हर स्टेप के लिए अलग अलग मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन होगी। फिर समझ में आई बात? तो ऑर्डर एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स दोनों रिएक्शन के लिए, मॉलिक्यूलरिटी केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही परिभाषित है। अच्छा, और बेसिक डिफरेंस की अगर अपन बात करें कि और क्या डिफरेंस हो सकते हैं इनमें, ठीक है, तो देखो, ऑर्डर का मान 3 से अधिक नहीं होता है। सेम वे में मॉलिक्यूलरिटी का मान भी जो है, ये सेम पॉइंट है इन दोनों में, मॉलिक्यूलरिटी अणुसंख्यकता का मान भी 3 से अधिक नहीं हो सकता है, क्योंकि सुने बात को ढंग से, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी ये बोलते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो कोलिजन करते हैं, है ना, जो मॉलिक्यूल कोलिजन करते हैं। तो एक्चुअल में क्या है, मॉलिक्यूलरिटी जो होती है वो कोलिजन करने वाले मॉलिक्यूल का नंबर होता है। तो इफेक्टिव कोलिजन 3 मॉलिक्यूल के बीच में ही हो सकती है। अगर 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल रखोगे ना तो कभी इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगी। 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल रखोगे तो कभी इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगी, इस बात का ध्यान रहे, है ना। तो मॉलिक्यूलरिटी का मान 3 से अधिक नहीं हो सकता है। ये बेसिकली ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस के पॉइंट थे, ठीक है भैया। बस ठीक है। हाँ, एक पॉइंट ध्यान रखना, मैं स्टार पॉइंट लगा के लिख देता हूं, इसको प्रूव भी करके बताऊंगा। एलिमेंट्री रिएक्शन की कोटि एवं अणुसंख्यकता समान होती है। एलिमेंट्री रिएक्शन की कोटि एवं अणुसंख्यकता समान होती है। अब बात करते हैं अपन इनसे रिलेटेड क्वेश्चन के ऊपर, ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी और रेट लॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के ऊपर अपन डिस्कस करते हैं। चलो, कुछ मैं मेरे हिसाब से पहले प्रॉब्लम करवाता हूं, उसके बाद प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं उनसे रिलेटेड अपन प्रॉब्लम की बात करेंगे, जिससे अपन को आइडिया चल जाए ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी और रेट लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं। पहला क्वेश्चन, मेरे को डायरेक्ट रेट लॉ गिवन हो जाए, ठीक है, ये एक अभिक्रिया है, A + 2B कन्वर्ट प्रोडक्ट, और मेरे को दे रखा है R = K, A⁴ 3/2 B⁻⁻1, ठीक है, ये दिया। तो क्या क्या पूछ सकता है वो देखो। A के सापेक्ष कोटि, तो A के सापेक्ष कोटि क्या है भैया, 3/2। B के सापेक्ष कोटि क्या है, -1। अभिक्रिया की कुल कोटि, तो अभिक्रिया की कुल कोटि क्या होती है, अभिक्रिया की कुल कोटि क्या होती है, दर नियम में क्रियाकारक की सांद्रता के घात के योग, ये दर नियम है, इसमें क्रियाकारक A और B है, इसकी सांद्रता का घात 3/2 और माइनस का 1, इसका मतलब 1/2। ये अभिक्रिया की कुल कोटि कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। चलो आगे, ये पहला क्वेश्चन है सिंपल सा।
सेकंड नंबर, तो इसमें देखे कोटि देखना, सुनना बात को, मैंने कोटि जो रखी है वो देखो 3/2 भी रख दी, -1/2 भी रख दी और 1/2 भी रख दी। तो देखो इंटीजर भी आ सकता है, नेगेटिव में भी आ सकता है, फ्रैक्शनल में भी आ सकता है, लेकिन अभिक्रिया की कुल कोटि जो आएगी वो कितनी आनी चाहिए, वो हमेशा पॉजिटिव में रहे, इस बात का ध्यान रहे। अब हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बना के दिया जाएगा तो नेगेटिव में हो सकती है, लेकिन मैंने बोला स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ध्यान रखना है आपको। चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, H2 गैस प्लस Cl2 गैस हो गया और कन्वर्ट हो रहा है 2 टाइम्स HCl गैस में, ये इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होती है, इसका रेट लॉ जो होता है वो K H2 की पावर 0 Cl2 की पावर 0 ये दे रखा है ना। अब अपन से पूछे कि H2 के सापेक्ष कोटि बताओ, तो 0, Cl2 के सापेक्ष कोटि बताओ, तो भी आंसर क्या 0, अभिक्रिया की कुल कोटि बताओ, तो भी आंसर क्या 0। ठीक है बात, चलो आगे थर्ड नंबर देखो। थर्ड नंबर, किसी अभिक्रिया में दर स्थिरांक का मान 10 मिनट इनवर्स है, तो अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करो, ये आपसे पूछा गया। किसी अभिक्रिया में जो है वो आपसे ये पूछा जा रहा है, किसी अभिक्रिया में आपको क्या दिया है, दर स्थिरांक का मान 10 मिनट इनवर्स है, तो बोला अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करो। इसको देख लो आप, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है 10 मिनट इनवर्स, मींस टाइम का इनवर्स आ रहा है। किसका इनवर्स आ रहा है, टाइम का इनवर्स। इसका मतलब ऑर्डर जो होगा वो कौन सा होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बोलो ऑर्डर कौन सा आएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आ जाएगा। ये देखो के से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, के की यूनिट देख के आपको पहचानना आना चाहिए। ठीक बात, चलो आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें, बहुत आराम से समझना क्वेश्चन को। चलो नए पेज पे ही बात करते हैं अपन, बोर्ड साफ करके फिर ही बात करते हैं। ये जो अब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा टेबल फॉर्म में, इन क्वेश्चंस को जो है वो जरूरी नहीं टेबल फॉर्म में बने हुआ है, एज ए लैंग्वेज में भी आ सकता है, मैं दोनों फॉर्मेट में करवाऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आराम से समझना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, एक रिएक्शन दे रखी A+2B कन्वर्ट हो रहा है P। ठीक है, मेरे को यहां पे दे रखा है A की सांद्रता, एक्सपेरिमेंट दे रखा है, ये B की सांद्रता और यहां पे दे रखा है एवरेज रेट। ठीक है, फर्स्ट दो मैं डेटा थोड़ा सा सिंपल डेटा ले रहा हूं। ठीक है, ये दे रखा है जैसे 2, ये दे रखा 2, रेट है 10। ठीक है बा, इसको रखा 2, इसको रखा 4, रेट हो गई 40। ठीक है, इसको रखा 4, इसको रखा 8, तो रेट हो गई 160। बोला है दर नियम ज्ञात करो, दर नियम ज्ञात कीजिए। अगर दर नियम ज्ञात करने का कह रहा है, इसका मतलब ऑर्डर भी कैलकुलेट हो जाएगा, सब कुछ कैलकुलेट हो जाएगा। फिर तो दर नियम ज्ञात करने का कह रहा है, इसका मतलब तो ऑर्डर भी कैलकुलेट हो जाएगा, सब कुछ कैलकुलेट हो जाना चाहिए। बोलो चलो आराम से देखना, आराम से देखिए। ये क्वेश्चन दे रखा है तो इसको कैसे टैकल करें। इस क्वेश्चन को ऐसे टैकल करूंगा मैं, दर नियम ज्ञात करना है ना अपन को। बेसिकली देखो, मैं रेट लो मान लेता हूं कि A रेस टू दी पावर अल्फा आएगा, B रेस टू दी पावर बीटा आएगा। सही बात, चलो वैल्यू पुट करता हूं। R जो डेटा दे रखा है वो लिख दो 10, K 2 की पावर अल्फा 2 की पावर बीटा, सेकंड टाइम में 40, K 2 की पावर अल्फा 4 की पावर
बीटा 160 इज इक्वल टू के 8 रेज टू द पावर अल्फा 4 रेज टू द पावर बीटा। ये पहली टाइप है। पहली टाइप में क्या मिलेगा, एक बार ए भी कांस्टेंट मिलेगा और एक बार बी भी कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अल्फा और बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो एक बार जब अल्फा कांस्टेंट है ना, ए कांस्टेंट है, तब इक्वेशन काम में ले लो, एक बार बी कांस्टेंट है तब काम में ले लो। तो इक्वेशन 2 डिवाइड बाई 1 करो तो 40 डिवाइड बाई 10 कितना हो जाएगा 4, के से के कैंसिल गया, ये गया 4 की पावर बीटा अपॉन 2 की पावर बीटा, तो 4 बाई 2 2 की पावर बीटा। तो इस 4 को ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 2, तो 2 की पावर बीटा, तो कंपेयर करो तो बीटा इज इक्वल टू 2 आ गया बीटा इज इक्वल टू 2। अच्छा, अल्फा कैलकुलेट करना है तो 2 और 3 का यूज करो, इक्वेशन नंबर 3 डिवाइड बाई 2, तो 160 डिवाइड बाई 40, ये बच गया 8 की पावर अल्फा अपॉन 2 की पावर अल्फा, ये हो गया 4, ये हो गया 4 की पावर अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू 1। ये लो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। समझ में आ गई बात, अल्फा 1 बीटा 2, तो रेट लो हो जाएगा आर इज इक्वल टू के ए बी स्क्वायर, तो ऑर्डर आ जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर आएगा 3rd। कौन सा ऑर्डर आएगा, ओवरऑल ऑर्डर 3 आएगा। समझना आराम से बात को, समझिए बात को, इसकी कोई जरूरत नहीं है बार बार करने की। सुने, मैंने आपको कल बताया था कि अभिक्रिया की दर जो होती है सांद्रता में परिवर्तन, अभिक्रिया की जो दर होती है वो सांद्रता में परिवर्तन बटा लगा समय होता है। जब तक सांद्रता चेंज नहीं होगी तब तक तो दर परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। फिर जब तक सांद्रता में परिवर्तन नहीं हो तब तक दर परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। बोलो, अगर ऐसा है तो सुनना आराम से बात को, यहां पे सांद्रता परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब ये जो रेट चेंज हुई है ये ड्यू टू बी होनी चाहिए। बोलो, अगर ऐसा है तो मैंने किया बी की कंसंट्रेशन को डबल, तो 2 की पावर कितनी लगाऊं कि रेट हो गई 4 गुना। ये लो वापस समझो, ये कांस्टेंट है तो इसकी वजह से रेट चेंज नहीं होनी चाहिए, तो रेट किसकी वजह से चेंज हुई, बी की वजह से। मैंने बोला कि मैंने इसको किया डबल, इसको किया डबल। जब इसको अगर डबल करता हूं, आराम से सुनना, इसको मैंने किया डबल, तो 2 की पावर कितनी लगाऊं कि रेट 4 हो जाए। तो सीधी सी बात है कि 2 की पावर 2 लगाओगे तभी तो रेट 4 होगी। अच्छा, यहां पे आओ, तो इस वाले ऑब्जर्वेशन में ये कांस्टेंट है, तो रेट जो चेंज हुई वो किसकी वजह से हुई, ड्यू टू ए। ये लो, अच्छा ए को किया 4 टाइम्स, तो 4 की पावर कितनी लगाऊं कि रेट भी 4 टाइम्स हो गई, तो अल्फा इज इक्वल टू 1, बीटा 2 अल्फा 1। कोई दिक्कत है क्या, बताओ, यही तो आया। तो ये तो बिल्कुल शॉर्ट में हो गया, इतना माथापच्ची करनी नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आराम से समझना। मैंने एक इक्वेशन लिखी, a प्लस बी कन्वर्ट हुआ p में, ठीक है, ये a ये b। अब सुनना, ये बात को यहां पे ऐसे भी लिख सकता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ a। एक बात बताओ, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ a जो होगा वो क्या आर ए के मतलब आर एवरेज के बराबर नहीं होगा क्या, ये अपने लास्ट क्लास में पढ़ चुके। अगर ये बैलेंस रिएक्शन है तो आर एवरेज के बराबर ही तो होगा, तो इसको मैंने अब लिख दिया वापस क्या, आर एवरेज। तो आपको आर एवरेज के टर्म्स में लिखना आना चाहिए। अपन अभिक्रिया की दर के अकॉर्डिंग बात करते हैं। चलो, ये डेटा दिया 2 रेट हो गई 10, ठीक है। अगला डेटा 4 and 8, अगला डेटा 4 and 8। फिर अगला डेटा जो है वो दे रखा है इसका 1 और इसका 8, है ना। तो सुने बात को आराम से, ये लो। अब वापस बोला दर नियम ज्ञात करो। अगर दर नियम ज्ञात हो जाता है तो आपको मालूम है एक क्वेश्चन और पूछ सकता है। कौन सा, बोलेगा बताओ के का मान ज्ञात करो। के का मान ज्ञात करना होगा तो कुछ नहीं करना है,
इस ए और बी की वैल्यू किसी भी एक्सपेरिमेंट की यहां पे रख दो, रेट की वैल्यू रख दो, तो के नहीं आ जाएगा क्या? आ जाएगा। चलो समझना बात को आराम से। अब पुराने वाले तरीके से ही करते हैं, मतलब ये मेथड नहीं लगाएंगे, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट इसका मतलब रेट इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। तो सीधी सी बात है, ये हुआ 4 से 1। आपको 4 से 1 देखने में दिक्कत होती है तो आप उल्टा देख लो, 1 से 4। आपने सांद्रता को किया 4 गुना, तो 4 की पावर क्या लगाओगे कि अभिक्रिया हो गई 16 गुना। 16 गुना ही तो हुई, तो 10 से 160, 16 गुना ही तो हुई। तो जब सांद्रता को 4 गुना किया तो 4 की पावर क्या लगाऊं कि 16 आ जाए, तो आपका आंसर होगा अल्फा बराबर 2। आपका आंसर क्या होगा? अल्फा बराबर 2। बोलो बोलो भैया। चलो अब बारी आई बीटा की। अब मेरे को तो अल्फा का तो रोल मालूम चल गया ना। अब अल्फा कहीं पे कांस्टेंट है ही नहीं, अल्फा कहीं पे कांस्टेंट है ही नहीं, तो अब अल्फा का रोल मालूम चल चुका है, तो अल्फा को उसके अकॉर्डिंग टैकल करो। अब देखो आप ये वाला एक्सपेरिमेंट लो, अभिक्रिया की दर कितने गुना हुई? 16 गुना हुई, तो मैंने कहा ये लो 16। अच्छा इसको किया डबल, तो मैंने कहा 2 की पावर कितनी लगाओ? अरे ए के लिए तो ऑर्डर आ गया ना, अल्फा लगाओ। और मैंने कहा ये कितने गुना हुआ? 4 गुना, तो 4 की पावर कितनी लगाओ? मैंने कहा भैया अल्फा की वैल्यू तो आ चुकी है, तो अल्फा की वैल्यू 2 की पावर 2 इंटू 4 की पावर बीटा इज इक्वल टू 16। ये हो गया 4, तो 4 की पावर बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4। तो बीटा इज इक्वल टू 1। बीटा किसके बराबर आ जाएगा? 1। अल्फा टू बीटा 1। बोलो अल्फा टू बीटा 1, डायरेक्ट कर लो। समझ में आई बात? इन्हीं क्वेश्चन को वो लैंग्वेज में बोल सकता है। कैसे क्वेश्चन को लैंग्वेज में बोलेगा मैं बता रहा हूं। जैसे ए कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, यदि ए की सांद्रता को 4 गुना किया जाए तो अभिक्रिया की दर दुगुनी हो जाती है। तो ए के सापेक्ष कोटि ज्ञात करो, है ना? ये क्वेश्चन दे दिया। तो बहुत सिंपल सा तरीका है। ए की सांद्रता को 4 गुना किया, तो मैंने कहा 4 की पावर ही लगेगी, सांद्रता की पावर ही तो लगती है ऑर्डर में, तो 4 की पावर अल्फा। अभिक्रिया की दर हो जाती है 2 गुना। अच्छा एक बात बताओ, ये हो गया 2 की पावर 2 अल्फा इज इक्वल टू, ये कंपेयर कर लो, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा? 1। तो अल्फा इज इक्वल टू 1/2। अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। कितने क्वेश्चन हो गए? 6 हो गए। चलो आगे बात करते हैं और। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। एक रिएक्शन है 2 टाइम्स N2O5 इज इक्वल टू 4 टाइम्स NO2 प्लस O2, है ना? तो अपन को मालूम है ना कि रेट लो हमेशा रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखा जाएगा। तो ये ऐसा लिख रहा है कि माइनस का डी ऑफ दी N2O5 डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू K1 इंटू N2O5 प्लस का डी ऑफ दी NO2 डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू K2 इंटू N2O5। अच्छा डी ऑफ दी O2 डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू K3 N2O5। बोला है K1 K2 एंड K3 में क्या संबंध होगा? क्या संबंध होगा? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन K1 K2 K3? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से समझे। मेरे को मालूम है
मेरे को मालूम है कि इसकी आर एवरेज जो लिखी जाएगी वो ऐसे लिखी जाएगी, आर एवरेज जो लिखी जाएगी वो ऐसे लिखी जानी चाहिए। कैसे? 1/2 आर ऑफ दी N2O5 इज इक्वल टू 1/4 आर ऑफ दी NO2 और आर ऑफ दी O2। आर एवरेज क्या होगा? आर एवरेज होगा, मैंने कहा कि ओवरऑल रेट कांस्टेंट K इंटू N2O5 होता है। क्यों? इसका अगर आर एवरेज लिखेगा तो अपन को मालूम चल रहा ना ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। कौन से ऑर्डर की है? फर्स्ट ऑर्डर की है, तो K इंटू N2O5 लिखा जाएगा। अच्छा, ये हो गया 1/2 आर ऑफ दी N2O5 को ऐसे लिखेंगे ना अपन, माइनस में D ऑफ दी N2O5 बाई dt, ये लो, इज इक्वल टू 1/4 D ऑफ दी NO2 डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू D ऑफ दी O2 डिवाइड बाई dt। ये आ गया। इसकी वैल्यू दे रखी है, आप इसको एक बार के लिए भूल जाओ, है ना, इसको एक बार के लिए भूल जाओ, कोई जरूरी नहीं, अपन को इसकी अभी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। अच्छा, 1/2 इसकी वैल्यू दे रखी है 1/2 K1 इंटू N2O5, ये लो। 1/4 इसकी वैल्यू है K2 इंटू N2O5, ये लो। इसकी वैल्यू है K3 N2O5। N2O5 से भैया सब कुछ कैंसिल हो गया, तो K1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू K2 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू K3। इसका मतलब ये आएगा 2 टाइम्स K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स K3। याद आएगा, 2 टाइम्स K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स K3। ये आना चाहिए। बोलो, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। मैं आपको सिंपल सा एक क्वेश्चन बताता हूं कि ये तो इंडिविजुअल रेट कांस्टेंट है ना, ये इंडिविजुअल रेट कांस्टेंट है N2O5 का, NO2 का, इसका है। ओवरऑल रेट कांस्टेंट अगर मैं इसको मानता, ओवरऑल रेट कांस्टेंट ये होता है ना। तो अगर आपको कभी भी ऐसा दे रखा हो, कभी भी आपको ऐसा दे रखा हो, तो आपको एक जनरल टर्म्स ये हो जाएगी K1 अपॉन उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, K2 अपॉन उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, K3 अपॉन उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जैसे एक जस्ट एग्जांपल बात करूं, N2 प्लस 3H2 कन्वर्ट हुआ 2NH3 में, और मैंने ऐसा बोल दिया कि मैंने अगर ऐसा बोल दिया माइनस का dN2 बाई dt इज इक्वल टू K1, या ऐसा ले लो, इस रिएक्शन को ऐसे लिख दो, 2 टाइम्स अमोनिया, ये कन्वर्ट हुआ N2 प्लस 3H2, और मैंने ऐसे लिख दिया माइनस का d ऑफ दी अमोनिया बाई dt इज इक्वल टू K1 इंटू अमोनिया का स्क्वायर। अगर ऐसा लिख दिया d ऑफ दी N2 डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू K2 इंटू अमोनिया का स्क्वायर, और d ऑफ दी H2 डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू K3 अमोनिया का स्क्वायर। और फिर रिलेशन पूछूं तो सिंपल सी बात है, K1 किसका है? अमोनिया का है, तो K1 डिवाइड बाई 2, K2 किसका है? N2 का, K3 डिवाइड बाई 3, ये आ जाएगा। अगर इसे सॉल्व करना है तो एलसीएम 6 ले लो, तो 6 लेते ही 3K1 इज इक्वल टू 6K2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स K3। बोलो, ये आ जाएगा। आ गया? लॉजिक बन गया ना क्वेश्चन का? बोलो, चले आगे। ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 7। जल्दी करो भैया। अब मैं क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, अब आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये पहले प्रीवियस ईयर में कहीं आया हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 8 लिखवा रहा हूं। ये बोला एक रिएक्शन है A प्लस बी कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपको एज ए नोटबुक में करना है। ये बोल रहा है A की प्रारंभिक सांद्रता दुगुना किया, A की सांद्रता दुगुना, तो दर भी दुगुनी, दर डबल। ये लो, A तथा B दोनों की सांद्रता दुगुनी, तो दर 8 गुना। बोला रेट लो, बताओ क्या होगा। ये लो, लैंग्वेज में लिखा हुआ आ गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं ना, लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो मैं तो आपको सिंपल सी बात कह रहा हूं। A की सांद्रता दुगनी की, तो 2 की पावर कितनी लगाई जाए? 2 आ जाए, तो अल्फा इज इक्वल टू 1। अब A की सांद्रता दुगनी, ये लो 2 की पावर अल्फा, B की सांद्रता भी दुगनी 2 की पावर बीटा इज इक्वल टू 8। अल्फा की वैल्यू पुट करो भैया, 1 आ गया ना। अब तो 2 की पावर बीटा इज इक्वल टू 8, तो 2 की पावर बीटा इज इक्वल टू 4 को लिख सकता हूं 2 की पावर 2,
तो बीटा इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब R इज इक्वल टू के ए इंटू बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, ये लो, कंसेंट्रेशन ऑफ ए, कंसेंट्रेशन ऑफ बी, इक्वेशन है 2a प्लस बी कन्वर्ट हुआ C प्लस डी, और यहां पे है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी। एक बात बताओ, आर डी जो होगा वो आर एवरेज के बराबर नहीं आएगा क्या? आएगा ना। चलो, डेटा दे रखा 0.1, 0.3, 0.3, 0.4, 0.1, 0.2, 0.4, 0.1, ये लो। इधर है 6 इंटू 10⁻⁻3, इधर है 7.2 इंटू 10⁻⁻2, 2.88 इंटू 10⁻⁻1 और 2.4 इंटू 10⁻⁻2। बोला रेट लो क्या होगा। वो पहले वाले क्वेश्चन तो मैंने मन से करवाया था, ये तो अब एग्जाम में आ चुका है, तो देखो आराम से, आराम से समझना। सुनो बात को, पहले ये पावर को सबको सेम बनाओ। ये -3 बनाते ही 72 हो जाएगा, इसको -3 बनाते ही ये 288 हो जाएगा, इसको -3 बनाते ही ये 24 हो जाएगा। अब ये तो हटाओ, इसका लोचा खत्म करो, पावर -3 का। अच्छा, कांस्टेंट दिख रहा है क्या कहीं पे? बिल्कुल दिख रहा है साहब। ये देखो, इसको किया डबल तो 2 की पावर बीटा, रेट कितने गुना हो गई? ये 4 गुना हो गई, तो बीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 2 आ गया, बीटा इज इक्वल टू 2। अच्छा, ये कांस्टेंट रहा क्या? हाँ रहा। ये कितने गुना हो गया? 4 गुना। 4 की पावर कितनी लगाऊं कि रेट 6 से 24 मतलब 4 गुना हो गई, तो अल्फा इज इक्वल टू 1, तो रेट लो आएगा R इज इक्वल टू के ए बी का स्क्वायर। कितने क्वेश्चन हो गए? 9 हो गए। 9। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दे रखा है किसी अभिक्रिया की कोटि के लिए कौन सा गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, पढ़ते हैं। अभिक्रिया की कोटि अभिकर्मों के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक से प्रभावित नहीं होती। बिल्कुल सही बात है, रस समीकरण मिति गुणांक से प्रभावित नहीं होगी, वो तो मॉलिक्यूलरिटी होती है। अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया वेग दर्शाने में प्रयुक्त अभिकारकों की साधारण राशियों के घात के योग के बराबर होती है। सही है। अभिक्रिया की कोटि हमेशा पूर्ण संख्या होती है। गलत है भैया, पूर्ण संख्या कैसे हो जाएगी? 0, -1 कैसे भी हो सकती है, और केवल प्रयोग करके ज्ञात किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो ये हो गया 10 क्वेश्चन। और देख लेता हूं, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर नियतांक का यूनिट क्या होगी? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, सही बात। एक रिएक्शन दे रखी है अपन को, कितने क्वेश्चन हो गए देखो? 10, 11, 10 हो गया, 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, A+2B रिएक्शन में प्रोडक्ट। मैं इस रिएक्शन को एज ए एलिमेंट्री मान रहा हूं। ठीक है, एलिमेंट्री मान रहा हूं। तो इसने बोला कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, इसमें सब जगह सामने के A इंटू बी स्क्वायर दे रखा है, इसका मतलब रिएक्शन एलिमेंट्री तो मानी। एलिमेंट्री में ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी बराबर होती है। देखो, इसका ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी 3 आ रही है, ऑर्डर भी कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। रिएक्शन एलिमेंट्री है भैया। तो सुने बात को, ये आर एवरेज होना चाहिए। अच्छा, आर एवरेज ए और बी की टर्म्स में लिखनी है। इसने बोला ए और बी की टर्म्स में बताओ, तो -dA/dt होगा इज इक्वल टू -1/2 dB/dt होगा। बोलो, इज इक्वल टू क्या होगा? के ए इंटू बी का स्क्वायर होगा। यही तो होगा, बस यही अपना आंसर हो गया। ठीक है, चलो आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, जो अपना भी क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा प्रीवियस ईयर का। A+B कन्वर्ट हो रहा है उत्पाद में। A+B कन्वर्ट हो रहा है उत्पाद में। ये लो, ऐसा दिया, 2 एक्सपेरिमेंट दिए कि B की सांद्रता दुगुनी करे, दुगुनी तो रेट डबल। ये लो भैया, रेट डबल। और A एंड B दोनों की सांद्रता दुगुनी तो रेट 8 गुना। वही तो क्वेश्चन बन गया। कहां गया? ये रहा। तो इसमें बस B की जगह A लिखा हुआ, तो R बराबर के A² B आ जाएगा। देखो, इतना स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 14,
ये लो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 14 यहां लिख रहा हूं। क्या है क्वेश्चन नंबर 14? ये बोला कि a प्लस बी कन्वर्ट हुआ c में, ये लो कर दिया भैया, r बराबर के a की पावर 3/2 b की पावर -12। a और b दोनों की सांद्रता 4 गुना कर दी जाए तो अभिक्रिया की दर कितनी हो जाएगी? मैं कहा r डैश बराबर के, ये 4 है, इसको भी 4 कर दो। तो एक काम करो ना, r डैश बराबर के 4 की पावर 3/2 a की पावर 3/2, इधर 4 की पावर -12 b की पावर -12, तो r डैश इज इक्वल टू के 4 की पावर 3/2 में से ये आ गया 4 की पावर 1। तो एक बात बताओ, 4 टाइम्स नहीं हो जाएगी क्या? देखो 4 एक्स्ट्रा आ गया, 4 टाइम्स हो जानी चाहिए, 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हो गए। कितने क्वेश्चन करवा दिए आज वाले लेक्चर में? 14 क्वेश्चन हो गए। किससे रिलेटेड? ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी एंड रेट लॉ से रिलेटेड। कोई दिक्कत है क्या भैया? नहीं, यहां तक करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर के साथ। ठीक है, उसमें अपने सिलेबस में जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर है, तो जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के कुछ डेरिवेशन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, और उसके बाद अपन जो है वो उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। ठीक है, यहां तक करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।